हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पाई प्लस, जहाँ हम करेंगे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल। इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल देन प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन सो यू डोंट मिस एनी ऑफ माय वीडियोस। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम करने वाले हैं क्लास 11 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, जहाँ हम एम.एल. अग्रवाल बुक का एक्सरसाइज 6.1 सॉल्व करने वाले हैं। हमने नंबर 12 तक कर लिया था, नंबर 13 करते हैं। क्वेश्चन है द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज़ 17 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका हाइपोटेन्यूज बोल दिया है 17 सेंटीमीटर। द डिफरेंस बिटवीन द अदर टू साइड्स इज़ 7 सेंटीमीटर। तो जो दो साइड्स हैं, इन अगर ये ए है और ये बी है, परपेंडिकुलर और बेस के बीच के डिफरेंस कितना बोल दिया है, a माइनस बी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर बोल दिया है। ओके, फाइंड द अदर टू अननोन साइड्स। तो हम क्या बोल सकते हैं कि अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस 7 सेंटीमीटर है तो मैं बोल सकती हूँ कि एक का वैल्यू है 1 सेंटीमीटर, वन साइड का वैल्यू है 1 सेंटीमीटर। तो अगर एक का वैल्यू 1 सेंटीमीटर है, समझ लीजिए बी का वैल्यू 1 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, तो दूसरे का वैल्यू क्या होना चाहिए? दूसरे का वैल्यू होना चाहिए x + 7 या 7 + x। ठीक है ना, तो अदर साइड हो गया 7 + x सेंटीमीटर, क्योंकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस था 7 और हाइपोटेनियस तो बोल ही दिया है 17 सेंटीमीटर। अब क्या यूज़ करेंगे हम? पाइथागोरस थ्योरम सबको पता है क्या होता है। जो आपका हाइपोटेनियस का स्क्वायर होता है वो बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के साथ इक्वल हो जाता है, स्क्वायर के सम के साथ इक्वल हो जाता है। तो बाकी एक साइड था x और दूसरा था x + 7, तो x² + x + 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू 17²। अब इसे एक्सपैंड कीजिए तो यहाँ पर आपको मिलेगा x² + 14x + 49 और ये हो जाएगा 289। इसे सिंप्लीफाई करने के बाद और मिडिल टर्म करने के बाद हमें मिल रहे हैं दो वैल्यू, x + 15 एंड x - 8 इज इक्वल टू 0। अब देखिए, कोई भी साइड का वैल्यू कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता, इसलिए -15 को हम नेगलेक्ट कर देंगे, लेंगे सिर्फ क्या, x - 8 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 8। तो अगर x इज इक्वल टू 8 है, मतलब जो वन साइड था वो उसका वैल्यू हो गया 8 सेंटीमीटर, दूसरे साइड का वैल्यू क्या होगा, x + 7 दैट इज इक्वल टू 15। तो दोनों साइड्स के वैल्यूज़ क्या क्या हो जाएंगे, एक 8 सेंटीमीटर, दूसरा 15 सेंटीमीटर। नेक्स्ट नंबर 14 में बोला है ओरिजिनली अ रेक्टेंगल वाज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट इज़ वाइड। तो अगर उसका विड्थ था 1 सेंटीमीटर तो उसका जो लेंथ होगा वो कितना हो जाएगा, बोल दिया है ट्वाइस एज लॉन्ग, तो कितना होना चाहिए 2x सेंटीमीटर, या यहाँ पर क्योंकि मीटर में लिया है तो इसे मीटर में लेते हैं, सेंटीमीटर नहीं लेते हैं, x मीटर और 2x मीटर। ओके, विड्थ एंड लेंथ। नेक्स्ट है व्हेन 4 मीटर वेर एडेड टू इट्स लेंथ। तो इसके साथ लेंथ के साथ 4 मीटर ऐड कर दिया, फिर से मैंने सेंटीमीटर लिख दिया, 4 मीटर ऐड कर दिया, और 3 मीटर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स विड्थ, तो इससे 3 मीटर सब्सट्रैक्ट कर दिया। ओके, द रिजल्टिंग रेक्टेंगल हैड एन एरिया ऑफ 600 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया वो रिजल्टिंग रेक्टेंगल का विड्थ और ये हो गया उसका लेंथ। तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको मिलेगा 600 मीटर स्क्वायर। तो वहाँ से आप x का वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली। चलिए तो देख लेते हैं जो हमने अभी तक समझा। ओरिजिनल विड्थ अगर x मीटर है तो ओरिजिनल लेंथ हो जाएगा 2x मीटर, क्योंकि यहाँ पर मीटर दिया हुआ है इसलिए हमने मीटर के डायमेंशन लिया है। अच्छा, 4 मीटर ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2x + 4, और 3 मीटर सब्सट्रैक्ट करेंगे विड्थ से तो ये हो जाएगा x - 3। तो एरिया ऑफ द न्यू रेक्टेंगल इज़ 2x + 4 × x - 3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको क्या मिलेगा, 600 बोल दिया है, और न्यू जो आपका रेक्टेंगल क्रिएट हो रहा है उसका जो एरिया है दैट इज़ 600 मीटर स्क्वायर। तो अब इसे
सिंप्लीफाई कीजिए। सिंप्लीफाई करने के बाद आपको दो वैल्यूज़ मिलेंगे, जिनमें से एक नेगेटिव है तो ये पॉसिबल नहीं है। जो पॉजिटिव वाला वैल्यू है वो है x का वैल्यू। पर आपको पूछा है ओरिजिनल लेंथ नहीं पूछा है, न्यू डायमेंशन पूछा है, न्यू रेक्टेंगल के डायमेंशन पूछा है। तो न्यू लेंथ क्या होना चाहिए? न्यू लेंथ हमने जो लिया था 2x + 4 और न्यू विथ हो जाएगा x - 3। तो आपका विथ होना चाहिए 18 - 3 और लेंथ होना चाहिए 2 × 18 + 4, तो 40 मीटर और 15 मीटर है आपका आंसर। नंबर 15 में बोला है अ रेक्टेंगुलर गार्डन 10 मीटर बाई 16 मीटर इज़ टू बी सराउंडेड बाय अ कॉन्क्रीट वर्क ऑफ यूनिफॉर्म विथ। तो हमने देखिए यहाँ पर ये है, ये पार्ट है आपका गार्डन वाला पार्ट, ठीक है ना। ये है आपका गार्डन जिसका लेंथ है 16 मीटर और विथ है 10 मीटर। तो इसको एक कॉन्क्रीट वर्क पार्ट से आपको क्या करना है? सराउंड कर देना है, ठीक है ना। जिसका बोल दिया है यूनिफॉर्म विथ है, तो मतलब इस तरफ भी जो विथ होगा इस तरफ भी वही सेम विथ होगा, इस तरफ भी सेम विथ होगा, सारे तरफ सेम विथ होंगे। तो लेट कर लेते हैं कि विथ कितना है? x है, ठीक है। अब बोल दिया है गिवन दैट द एरिया ऑफ द वर्क इज़ 120 स्क्वायर मीटर्स, फाइंड इट्स विथ। तो ये जो एरिया है, पाथ का जो एरिया है उसका एरिया बोल दिया है 120 स्क्वायर मीटर्स। तो पाथ का एरिया हमें निकालना पड़ेगा, उसके साथ 120 स्क्वायर मीटर्स को इक्वल कर देना पड़ेगा। अब पाथ का एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं? हम ऐसे इसका बीच का तो निकाल नहीं सकते, हम कैसे निकाल सकते हैं? हम टोटल एरिया निकाल सकते हैं, पाथ और गार्डन मिला के टोटल एरिया निकाल सकते हैं। उससे गार्डन का एरिया अगर माइनस कर देंगे तो पाथ का एरिया मिल जाएगा, राइट। तो पाथ और गार्डन का एरिया निकालने के लिए इस पूरे चीज़ का हमें लेंथ और ब्रेथ चाहिए। गार्डन का एरिया तो ऐसे ही निकल जाएगा, 16 × 10 = 160, पर पाथ और गार्डन मिला के इसका लेंथ कितना हो रहा है? देखिए अगर ये 16 है और दोनों तरफ x करके विथ है, तो ये पूरा कितना होना चाहिए? 16 + 2x, 16 + x नहीं, 16 + 2x, क्योंकि इस तरफ भी x है इस तरफ भी x है, तो दिस इज़ 16 + 2x। उसी तरीके से इस तरफ कितना होना चाहिए? 10 + 2x, क्योंकि इस तरफ भी 2x होगा, सॉरी इस तरफ भी x होगा, इस तरफ भी x होगा, तो दिस इज़ 10 + 2x। तो विथ ऑफ द पाथ अगर x है तो गार्डन का लेंथ 16 मीटर है, तो गार्डन लेंथ विथ पाथ कितना हो जाएगा? 16 + 2x, और गार्डन विथ पाथ कितना हो जाएगा? 10 + 2x। अब एरिया ऑफ द गार्डन विद द पाथ क्या होना चाहिए? इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, राइट, तो 16 + 2x × 10 + 2x आ गया। और एरिया ऑफ द गार्डन हमें पता है, तो इस पूरे चीज़ से अगर इसको माइनस कर देंगे क्या मिल जाएगा? सिर्फ ये वाला एरिया मिल जाएगा ना, दिस एरिया। तो इस एरिया = पाथ का एरिया जो 120 बोल दिया है। अब इक्वल कर दीजिए और सिंप्लीफाई करने के बाद आपको आंसर मिल जाएंगे। अब क्योंकि x के 2 वैल्यूज़ आ रहे हैं तो नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है। विथ कभी जो पाथ का विथ है वो नेगेटिव में नहीं पॉसिबल है, इसीलिए सिर्फ पॉजिटिव वाला वैल्यू होगा। तो पाथ का विथ ही पूछा था, दैट इज़ 2 मीटर। नंबर 16, 2 years ago a man's age was 3 times the square of his son's age. In 3 years time his age will be 4 times his son's age. Find their present age. अगर आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ये न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने में, तो मैं आपको एक टिप्स देती हूँ। आपको अगर समझ में नहीं आता है कि आपको लेट क्या करना है, तो हमेशा क्वेश्चन की तरफ देखिए, मतलब जो आपसे पूछा गया है। अगर उस क्वेश्चन की तरफ अगर देखेंगे तो जो आपको पूछा गया है ना, उसी चीज़ को आपको लेट करना है। मैं एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे यहाँ पर हमने लिया है फाइंड देयर प्रेजेंट एज पूछा है, तो हमने किस चीज़ को लेट किया? उन दोनों के प्रेजेंट एज को लेट किया। मैन का प्रेजेंट एज x लेट कर लिया और सन का प्रेजेंट एज y लेट कर लिया। उसी तरीके से प्रीवियस वाले सब में देखिए पूछा था फाइंड इट्स विथ, तो हमने विथ को लेट किया था। जो पूछेंगे ना उसे लेट कीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये पहले ढूंढिए क्वेश्चन में कि क्या पूछा गया है। जो पूछा है उसे लेट कीजिए, उसके बाद जिस हिसाब से लाइन बोले हैं उस हिसाब से उसे इक्वेशन को फॉर्म करने की कोशिश कीजिए। ओके, अब बोल दिया है 2 years ago।
तो 2 साल पहले, अब 2 साल पहले मतलब अगर आपका एज अभी समझ लीजिए 15 है, तो 2 साल पहले कितना होना चाहिए, 15 - 2। तो 2 साल पहले मेंस का एज कितना होना चाहिए, x - 2, और सन का कितना होना चाहिए, y - 2। अब बोला है 2 साल पहले अ मैंस एज वॉस, ये जो मेंस का एज है दैट वॉज 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज। तो ये जो एज है दैट वाज 3 टाइम्स द सन्स एज स्क्वायर। तो इक्वेशन क्या होना चाहिए, मैंस एज इक्वल टू 3 टाइम्स द सन्स एज का स्क्वायर। ओके, अच्छा पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा लाइन, इन 3 years टाइम हिज एज विल बी। अब ये पास्ट में था और ये क्या हो गया फ्यूचर में, इन 3 years मतलब 3 साल बाद। हिज एज विल बी, ये विल बी देख के समझ में आ रहा है ये फ्यूचर में है, तो 3 साल बाद फ्यूचर में क्या होने वाला है। अच्छा पहले 3 साल बाद उनके एजेस निकाल लेते हैं, क्या होना चाहिए। अगर आपका अभी 15 है तो 3 साल ऐड कर देंगे, राइट। 3 साल के बाद 3 साल ऐड हो जाएगा, तो x + 3, और सन का एज कितना होना चाहिए, प्रेजेंट एज कितना है y, सो y + 3। ओके, सो इन 3 years हिज एज विल बी 4 टाइम्स हिज सन्स एज। तो उसका जो एज होगा 3 साल बाद वो कितना होना चाहिए, 4 टाइम्स हिज सन्स एज। तो ये हो गया मेंस का एज इज इक्वल टू 4 टाइम्स हिज सन्स एज। ओके, अब यहाँ से सॉल्व करके आपको x का वैल्यू मिल जाएगा, और ये x का वैल्यू आप यहाँ पर पुट कीजिए, तो आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा जो y का होगा, और आप उसको सॉल्व करेंगे, मिडिल टर्म करेंगे, तो आपको 2 वैल्यूज़ मिलेंगे y के। एक है 1/3 जो पॉसिबल नहीं है, किसी का एज 1/3 नहीं हो सकता, तो 1/3, और यहाँ पर y है 5, तो उसका एज 5 होगा सन का। तो फादर का एज कितना होना चाहिए, फादर का एज क्या था, यहाँ पर y और x के बीच में रिलेशन क्या था, ये था। फादर का एज एक्चुअल में सॉरी यहाँ पर क्या था, सन का एज y है तो फादर का एज x है, राइट। तो सन का एज हमें 5 मिल चुका है, तो फादर का एज x है, तो यहाँ पर 5 पुट करेंगे तो फादर का एज मिल जाएगा। सो x इज इक्वल टू 4 × 5 + 9, सो 4 × 5 + 9 इज इक्वल टू 29 years। ओके, और इस वीडियो का एंड इस एक्सरसाइज का आखिरी सम नंबर 17, अ पीस ऑफ क्लॉथ कॉस्ट 175 rupees if the piece were 4 meter longer and each meter cost 5 less, the cost would have remained unchanged. How long is the piece? तो मैंने क्या बोला था, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में पूछा है उसी चीज़ को लेट कर लेंगे। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, हाउ लॉन्ग इज़ द पीस, तो आपका लेट क्या होगा, लेट द पीस बी x मीटर लॉन्ग, क्योंकि यहाँ पर मीटर में पूछा गया है तो इसीलिए मीटर लेना बेटर होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ तक तो हमने कर लिया। अब देखिए और किस चीज़ को आपको लेट करने की ज़रूरत है। यहाँ पर बोल दिया है क्या क्या वेरिएबल्स है। अ पीस ऑफ क्लॉथ कॉस्ट 175 rupees इफ़ द पीस वेर 4 meter longer एंड ईच मीटर कॉस्ट 5 less, द कॉस्ट वुड हैव रिमेन्ड अनचेंज्ड। तो सिर्फ कितना यहाँ पर पीस है वो जानने से आपको नहीं होगा, क्योंकि ईच मीटर कॉस्ट कितना है वो नहीं पता। यहाँ पर आपको टोटल प्राइस निकालने के लिए ईच मीटर कॉस्ट का भी पता होना चाहिए, राइट। यहाँ पर से पता चल रहा है क्योंकि ईच मीटर कॉस्ट अगर 5 लेस है तो आप जिसको लेंगे उसके बाद इक्वेशन में उसको 5 लेस करेंगे, तो आपको पहले ये तो लेना पड़ेगा ना ईच मीटर का कॉस्ट कितना है। तो कॉस्ट ऑफ ईच मीटर हम लेट कर लेते हैं y rupees, ठीक है। तो ये दोनों लेट कर लिया। अब देखिए अगर पीस ऑफ क्लॉथ का कॉस्ट है 175 और इसका लेंथ है x मीटर, तो 1 मीटर का कॉस्ट कितना होना चाहिए, x मीटर का कॉस्ट है 175, तो 1 मीटर का कितना होना चाहिए 175/x। अब 1 मीटर का हमने लेट कितना किया था y, तो y और 175x सेम होगा ना।
ये समझ में आ गया ना कैसे किया है। हमने पहले लेट कर लिया पीस ऑफ क्लॉथ कितना लॉन्ग है और बोल दिया था उसी का कॉस्ट है 175, तो x मीटर इज इक्वल टू 175। वहाँ से हम यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हैं कि 1 मीटर का कॉस्ट हो जाएगा 175 बाई x, और हमने 1 मीटर का कॉस्ट ही लेट किया है y, सो y इज इक्वल टू 175 बाई x हो गया। अब उसी तरीके से बोला है इफ़ द पीस वेयर 4 मीटर लॉन्ग, तो अगर पीस 4 मीटर लॉन्ग होगा तो लेंथ कितना हो जाएगा x प्लस 4, और अगर ईच मीटर कॉस्ट 5 लेस, अगर ईच मीटर कॉस्ट 5 लेस तो कॉस्ट ऑफ ईच मीटर कितना हो जाएगा y माइनस 5, क्योंकि कॉस्ट ऑफ ईच मीटर है y, अगर 5 कम हो जाएगा तो मतलब y माइनस 5 हो जाएगा। ओके अच्छा, तो बोल दिया है यहाँ पर द कॉस्ट वुड हैव रिमेन्ड अनचेंज्ड, मतलब आपने लेंथ तो बढ़ा दिया पीस का, पर उसका पर मीटर का जो कॉस्ट है वो कम हो गया, तो उस वजह से वो जो क्लोथ का पीस का कॉस्ट था वो सेम है, मतलब 175 ही रहा, ठीक है ना। तो मतलब बेसिकली क्या हो गया, इस अभी x प्लस 4 लेंथ के क्लॉथ का प्राइस कितना है 175, तो 1 का प्राइस कितना होगा 175 बाई एक्स प्लस 4, और 1 का कॉस्ट यहाँ पर कितना था y माइनस 5, तो y माइनस 5 इज इक्वल टू 175 बाई एक्स प्लस 4। इसी की तरह क्योंकि यहाँ पर न्यू लेंथ है x प्लस 4 और न्यू कॉस्ट है y माइनस 5, न्यू कॉस्ट पर मीटर है y माइनस 5, यहाँ पर जैसे इक्वेशन बना था यहाँ पर भी उसी तरीके से इक्वेशन बना। अब देखिए इसे सिंप्लीफाई कीजिए, सिंप्लीफाई करने के बाद y का वैल्यू पुट कर दीजिए वहाँ पर जो हमने लिया था फर्स्ट इक्वेशन से 175 बाई x, तो ये पूरा इक्वेशन अब x के ऊपर हो गया, और इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा x का दो वैल्यू, एक -14 दूसरा 10, क्योंकि x एक लेंथ है तो वो कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता, इसकी वजह से उसका वैल्यू हो जाएगा 10, सो द पीस इज 10 मीटर लॉन्ग। I hope you understood today's topic. If you have any doubts, questions or suggestions, do comment below or email me. And if you like my work, don't forget to like my videos.